पिछले दौरे की यादें अभी भी ताजा हैं। वो दौरा था जहां भारत ने रचा था इतिहास। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जाकर कोहली की टोली ने जीती थी एक टेस्ट श्रृंखला। अब अगर वापस वही इतिहास को दोहराना है तो फिर क्या करना होगा? बल्लेबाजों के लिए बनाते हैं ब्लूप्रिंट। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ और मैं हूं आकाश चोपड़ा। लेट्स स्टार्ट विद दी ओपनर्स। ओपन करते हैं ओपनर्स के साथ। और लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की बात करें, तो फिर नई गेंद का जो महत्व है, चाहे वो आपके हाथ में गेंद हो, चाहे वो आपके हाथ में बल्ला और सामने वाले गेंदबाज के हाथ में नई गेंद हो, इट कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड। क्योंकि नई गेंद, चाहे वो कुकुबरा की लाल हो या फिर हो वो पिंक, नई गेंद से प्रहार होता है। नई गेंद से आप विकेट्स गंवाते हैं। और अगर किसी तरीके से आपने उस नई गेंद के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर लिया, अगर आपने वो नई बॉल का जो अटैक है उसको आपने ब्लंट कर दिया, और वो जो कुकुबरा की गेंद है, चमचमाती हुई गेंद को अगर आपने पुराना कर दिया, तो फिर इतिहास गवाह है कि आपकी टीम अच्छा करती है। और चाहे वो भारतीय दौरों के पीछे की बात कर लीजिए या फिर ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करती है तो उनका भी एक कॉमन थ्रेड रहता है कि नई गेंद से ज्यादा विकेट वो गंवाते नहीं है। अब भारतीय टीम की तरफ देखें तो मयंक अग्रवाल के साथ कौन ओपन करेगा? सबसे पहला तो बड़ा यही सवाल रहेगा कि कौन है उनका साथी। मैं तो कहूंगा शुरुआत आपको पृथ्वी शॉ से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में वो खेले थे, वहां रन बनाए थे। और अगर अब आपने उनको छोड़ दिया, शुभमन को खिला लिया, तो वो दोनों के लिए गलत है। शुभमन अभी तक वो टेस्ट ओपनर के रूप में एक बार भी नहीं खेले हैं। इनफैक्ट टेस्ट मैच ही नहीं खेले हैं बतौर ओपनर में। उनको आई विल नॉट थ्रो हिम एट द डीप एंड। केएल राहुल मेरे वो आउटसाइड एक चांस रहेंगे, थोड़ी सी लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन रहेंगे, क्योंकि रोहित तो वैसे भी नहीं है। पर मैं शुरुआत में जाऊंगा मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ की जोड़ी के साथ। और मयंक पे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। यहीं पर तो उनका पिछली बार टेस्ट मैचेस में पदार्पण हुआ था, डेब्यू हुआ था। फर्स्ट मैच वो यहाँ खेले थे, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था। एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। तब से सिर्फ आगे की तरफ बढ़े हैं। अब नई गेंद को खेलने के लिए क्या तरकीब भिड़ानी पड़ेगी? बॉल को थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, बॉल की तरफ नहीं जाना होगा, बॉल को अपने पास आने देना होगा। क्योंकि जब पिंक बॉल का टेस्ट मैच होगा तो पिच पर थोड़ी सी ज्यादा घास होगी, या आपकी ट्रेडिशनल वो जो फ्लैट एडिलेट की शायद पिच आपको ना मिले। और पिंक बॉल में वो थोड़ा सा सीम ज्यादा उभरा भी रहता है, तो आप समझ लीजिए कि गेंद तो हरकत ज्यादा करेगी। और अगर वो करेगी तो फिर हाथों से गेंद तक नहीं पहुंचना, गेंद को अपने तक आने देना है। और जितना शरीर के पास खेलेंगे उतना बेहतर, और जितनी जल्दी आप लेंथ को पढ़ेंगे उतना बेहतर। क्योंकि अगर आपने लेंथ पढ़ लिया ऑस्ट्रेलियन पिचेस में, तो फिर आप गेंदों को छोड़ बहुत आसानी से सकते हैं। और वो जो छोड़ते हैं ना, जो वो कहते हैं वेल लेफ्ट, उस पर आपको रन नहीं मिलता, पर वो आपको रन बनाने की काबिलियत प्रदान करती हैं गेंदें। क्योंकि जितनी देर आप छोड़ते रहेंगे, गेंद उतना पुराना होता रहेगा, उतना आपको पिच का एहसास हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा, और आप एक बढ़िया फाउंडेशन बना पाएंगे। और बिना फाउंडेशन के ये बड़ी इमारत खड़ी होने वाली है नहीं। चेतेश्वर पुजारा पहले 10-15 ओवर में बैटिंग आ सकती है, बहुत बार आने वाली है। अब पिछली बार वो एक दीवार की तरह खड़े थे, और उस दीवार के दूसरी तरफ फास्ट बॉलर देख ही नहीं पाए। सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही नहीं, उन्होंने नेथन लायन को भी न्यूट्रलाइज किया। फास्ट बॉलिंग तो उन्होंने बहुत कमाल की खेली है। जरूर उनके लिए थोड़े से ट्रैप्स बनाए गए हैं, थोड़ा सा उनको परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया जाएगा। पर चेतेश्वर पुजारा जिस स्थिति पे है, जिस फेज में है अपने टेस्ट करियर के, मुझे नहीं लगता कि उस बात से उतना फर्क पड़ेगा। उनकी जो खासियत है वो है पेशेंस, धैर्य, धीरज। उसके साथ मुझे लगता है वो जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे। और एक चीज सिर्फ मुझे लगता है कि अगर पढ़ने के बाद गेंद लेफ्ट और राइट थोड़ा सा मूव करती है, अंदर या बाहर जाती है, और अगर गति से जाती है, तो कई बार उनको थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। तो वो एक ध्यान देने योग्य बात होगी। क्योंकि खेलते तो वो बहुत पास हैं, पर वो बैट पैड में ना कई बार थोड़ा गैप रह जाता है। कई बार वो इनसाइड द लाइन खेलते हैं और ऑफ स्टंप के बिल्कुल टॉप पे जाके कई बार गेंद लग जाती है। अगर ऑफ द पिच तेज गति से गेंद जाए, तो अगर तो पिचेस में थोड़ा ज्यादा स्पाइस होगा, थोड़ा सा और गति ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि वो एक एरिया ऑफ माइनर कंसर्न हो सकता है चेतेश्वर के लिए। पर भारतीय अगर दृष्टिकोण से देखें तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पेरेटिव कि पुजारा रन बनाए। पुजारा बनाएंगे तो आपकी सेहत, बैटिंग की सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और नंबर 4 पे कौन आता है? नंबर 4 पे पहले मुकाबले में आएंगे विराट कोहली, और कप्तान कोहली को कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। और इसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है। पिंक बॉल टेस्ट मैच जब पिछली बार हुआ था वो बांग्लादेश के साथ ईडन गार्डन्स में हुआ था। कोहली ने वहां रन बनाए थे। और ये दूसरा ही पिंक बॉल टेस्ट मैच है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। और विराट कोहली तो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच के लिए वहां पर हैं।
मुझे 2003-4 का दौरा भी याद आता है, जो ब्रिस्बेन का मैच था, कप्तान ने आगे से कप्तानी की थी, चल पड़ा था सीना तान, नाम था सौरव गांगुली, और दादा की उस पारी ने भारतीय टीम को बहुत मनोबल प्रदान किया, और दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम विराट कोहली। अगर वो अच्छा करते हैं, पहले ही मैच, एक मैच 2 पारियां, एडिलेड इज हिज फेवरेट हंटिंग ग्राउंड, तो अगर वहां वो अच्छा करते हैं तो भारतीय टीम और सुदृढ़ स्थिति में पहुंच जाएगी। और बल्लेबाजी में बात तो अजिंक्य रहाणे की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ कोहली तो पहले मैच के लिए हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे 3 मैच में, ये कप्तान होंगे। मेरे विचार में तो रहाणे को नंबर 4 पे बैटिंग करनी चाहिए, और रहाणे के लिए महत्वपूर्ण दौरा है, उनके बतौर बल्लेबाज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। वो जो पिछले से पिछला जो दौरा था, उसमें मेलबर्न की एक पारी याद आती है जिसमें काउंटर अटैकिंग पारी खेली थी, और बड़ी कमाल की साझेदारी थी वो विराट कोहली के साथ। एक्चुअली विराट को और रहाणे को तो उस समय मैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट की, भारतीय टेस्ट बैटिंग के दिल और धड़कन कह रहा था, पर थोड़ी सी धड़कन ऊपर नीचे गई है पिछले कुछ समय से। तो अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत फोकस रहेगा कि किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं। मेरे विचार में उनके खिलाफ बहुत सारी शॉर्ट बॉलिंग होगी, बाउंसर्स बहुत सारे लगाए जाएंगे, क्योंकि वो एक कमी थी, वो एक वीकनेस थी जो सामने आई थी न्यूजीलैंड के दौरे पर, और वहाँ से वो कहते हैं ना, ये जंगल की आग है, फैल जाती है। अगर कोई कमी किसी विपक्षी टीम को नजर आ गई तो फिर दिल खोल के उसको एक्सपोज करने का प्रयास किया जाएगा। सामने वाली टीम में स्टार्क है, हेजलवुड है, कमिंस हैं, इनके पास गति भी है, इनके पास वो ऊंचाई भी है जहां से बाउंसर मारना थोड़ा आसान रहता है, तो दैट विल बी क्रिटिकल। पर एक और बात भी तो है ना कि अमूमन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, शुरू के 3-4 आउट हो जाते हैं, ऐसा होता है, उनके भी होते हैं, आपके भी होते हैं, पर अंतर आ जाता है कि नंबर 5, 6, 7 पे कितने रन बने, क्योंकि वो जो 5, 6, 7 जो अंतिम 5 के जो बल्लेबाज होते हैं वो कितने रन जोड़ते हैं, कई बार दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 साइड्स। और यहाँ पर आपको हनुमा विहारी मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिद्धिमान साहा या फिर ऋषभ पंत मिलेंगे, यहाँ पे आपको रविचंद्रन अश्विन मिलेंगे, और मेरा एक्चुअली अब ये मतलब लास्ट है बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कि जो अंतर रहेगा इन 2 टीम्स के बीच में, शायद वो टॉप ऑर्डर का ना रहे, वो अंत में रहेगा कि ये जो 5, 6, 7 पे कितने रन बने, जो बॉटम 5 पे कितने रन बने, क्या हम उनको डिसमिस कर पाए, या फिर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो बहुत सारे रन बना पाए। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहेगा। हनुमा विहारी से मैं गेंदबाजी की भी उम्मीद करता हूँ, और एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहता हूँ कि भारतीय टीम वो करे, वो है थोड़ा सा नेथन लायन को ना डोमिनेट करके खेले, क्योंकि जब आप उनको अपनी जगह पे खड़े होकर खेलते हैं तो फिर वो एकदम लायन की तरह दहाड़ते हैं, पर जब आप अच्छा स्टेप आउट करना शुरू करते हैं, ऐसा हमें मयंक अग्रवाल ने दिखाया, ऐसा हमें चेतेश्वर पुजारा ने सिखाया कि अगर आप वो काम करना शुरू करते हैं तो फिर वो भी थोड़े से अपने प्लान से बिखर जाते हैं, और अगर वो हो गया तो फिर आई थिंक इंडियन टीम विल वंस अगेन डू वेल। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टूर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कोई दौरा ईजी तो वैसे भी होता नहीं है। चलिए, चर्चा तो हम करते रहेंगे, आपको बहुत सारी बातें बताते रहेंगे। वील बी देयर विद यू। आई एम आकाश चोपड़ा एंड यू आर वाचिंग